जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज में। हम ये नया चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे सवाल इस पर पूछे गए हैं, काफी सारे सवाल जो है आगे भी पूछे जा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में भी काफी ज्यादा रिलेवेंसी रखता है और इसे भी हम प्रॉपर सेक्शन वाइज समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके दिमाग में सारी जो चीजें हैं वो फिट बैठ जाए। मेरी कोशिश यही है कि वीडियोस के थ्रू ही आपके दिमाग में इतना मैं बिठा दूं कि आपको फिर रिवीजन के टाइम पर ज्यादा वक्त इस पर जाया न करना पड़े। तो अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा, दो वीडियोस में डिवाइड करूंगा, जिससे कि प्रॉपर तरीके से कंफ्यूजन भी ना हो और आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बैठ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, तो जरूर कीजिए क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। मयूर मुगरे सर्च कर सकते हो, नाम चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम एकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरसेक्युलर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। कि पहले हमने क्या देखा है, तो हमने अब तक जो स्टोन एज है उसके बारे में देखा। स्टोन एज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। जो पैलेलिथिक एज है उसे भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। और फिर उसके बाद हमने किस तरीके से आगे बढ़े हैं तो मेटल एज देखा था। मेटल एज में हमने चाल्कोलिथिक एज जो है वो देखा, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। अब यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कौन से इससे हमें रिलेटेड देखने को मिलती है, तो ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड देखने को मिलती है। हमने देखा था ना, जब हमने ब्रॉन्ज एज देखा था मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे डॉट्स जो है वो कनेक्ट करते हुए चलना है। जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हुए चलते हैं तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, और जो व्हाट हमें याद रखना है उसके पीछे का व्हाई हमें समझ में आ गया तो ये व्हाट याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड जो है वो देख सकते हो किस तरीके से टाइम पीरियड जो है वो चला है। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हमें 3300 से 1300 बीसी तक देखने को मिलता है। अब देखिए, ये भी आपको कई जगहों पर अलग अलग भी दिखाई देगा, कहीं पर 1700 बीसी तक दिखाई देगा, कहीं पर 1300 बीसी तक दिखाई देगा। तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग जो है वो लगाना नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एकदम प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं बता सकता है कि यहां तक चला था, है ना, और कौन कहां तक लेकर जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम में अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब कोई आपको समझ लीजिए कि सॉइल से रिलेटेड या फिर नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछा जाए, तो कोई उसे एनवायरमेंट में लेगा, कोई उसे ज्योग्राफी में कंसिडर करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि कभी कभार जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो अलग अलग भी हो जाता है, किसने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है उस पर। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लेकर चलेंगे। 3300 से लेकर 1300 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसे हम देखेंगे। अब यहाँ पर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं तो जो सिविलाइजेशन है उसका इवेल्युएशन किस तरीके से हुआ है, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा था कि पहले जो लोग थे, स्टोन एज में जो लोग थे, वो किस तरीके से थे, वो नोमैडिक थे, मतलब कि हंटिंग करते थे। हंटिंग कर ली, वहां पर उनको खाने को मिल गया, चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। मतलब एक जगह पर रह नहीं रहे थे, एक जगह पर सेटल नहीं हो रहे थे। जहां पर उनको अच्छे तरीके से खाने को मिल जाए वहां पर वो रह रहे थे और फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे थे, मतलब एक जगह कहीं सेटल अप नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे 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 मेसोलिथिक एज जब आया, उस टाइम पर उन्होंने कल्टीवेशन जो है, थोड़ी थोड़ी कल्टीवेशन जो है वो भी शुरू कर दी, और धीरे धीरे उनका जो सेटलमेंट है वो भी होने लगा। क्योंकि बट ऑब्वियसली जब कल्टीवेशन हो रहा है तो फिर कल्टीवेशन जब होगा
फिर उसके बाद अनाज जो है वो उगेगा, अनाज पकेगा, फिर उसे खाया जाएगा। तो इसलिए वहां पर रुकना तो पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने पेड़ लगा दिया और निकल गए, मतलब क्या है ना। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत सेटलमेंट जो है वो शुरू हुई कल्टीवेशन के साथ साथ। फिर यहाँ पर एक जगह पर वो लॉन्गर रहने लगे, क्योंकि क्रॉप्स जो है अब वो जब ज्यादा क्रॉप्स लगाने लगे, मतलब एक के बाद एक क्रॉप्स लगाने लगे, तो वो ज्यादा दिनों तक एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, मतलब जहां पर एक तरफ सिर्फ उनका ट्रेवलिंग था, अब वो एक जगह पर रहने लगे थे। और एक जगह पर जब रहने लगे तो बट ऑब्वियस एक सोसाइटी जो है वो फॉर्म हो जाएगी, और सोसाइटी जब फॉर्म हुई तो उसका ही बड़ा इवोल्यूशन हुआ, और हमें सिविलाइजेशन जो है ये देखने को मिला। तो सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन ये एक सोसाइटी है जिसके अपने खुद के डेवलप्ड कल्चर्स है, जिसका अपना खुद का एक वे ऑफ लाइफ है, वो हमें सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। उसी में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसका अपना खुद का एक वे ऑफ लाइफ है, जिसका अपना खुद का एक डेवलप्ड कल्चर है। तो इसी तरीके से हमें एक इवोल्यूशन जो है सिविलाइजेशन का वो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो जाता है, भले ही आप यूपीएससी के लिए बोलो या फिर बाकी स्टेट पीएससी के लिए बोलो या किसी भी एग्जाम के लिए बोलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है कि जो टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसके द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी? तो ये की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा। याद रखना है आपको, जॉन जॉनी जनार्दन रंपम, उसने किया था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल के द्वारा। सिविलाइजेशन जो है ये इंडस जो हमें नदी देखने को मिलती है, जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है, उसके अराउंड हमें इमर्ज होती हुई देखने को मिलती है। और उसके आसपास जो इंडस के आसपास जो नियर बाय रिवर्स है, उसके आसपास हमें जो सिविलाइजेशन है वो देखने को मिलती है, जैसे कि घाघर हो गया, हाकरा हो गया, है ना। उसी के साथ साथ जो सरस्वती रिवर हो गई, सरस्वती रिवर अभी ड्राइड अप हो चुकी है, तो इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो भी मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो सरस्वती रिवर हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे पहली सिटी जो है वो एक्सकेवेट की गई थी, वो थी हड़प्पा। देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाई? तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि हड़प्पा साइट जो है ये सबसे बड़ी थी, या फिर हड़प्पा साइट जो है ये प्रोमिनेंट थी, हड़प्पा जो है ये कैपिटल था, या फिर हड़प्पा ये जो है ये सबसे पहली साइट थी जो एक्सकेवेट की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसमें से आपको पता आना चाहिए कि एक्सकेवेटेड जो फर्स्ट साइट थी वो थी हड़प्पा, और इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कौन सा मेटल यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था? हमने देखा है चालकोलिथिक, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन। तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो ब्रॉन्ज है वो हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए जो ब्रॉन्ज है वो यहाँ पर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता था। आयरन इसका इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो है ये एक्सटेंसिवली यहाँ पर इस्तेमाल होता था, और इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज जो है वो भी कहा जाता है। जो लोग थे इस सिविलाइजेशन के, वो दूसरी सिविलाइजेशन जो थी उससे भी टच में थे। कौन कौन सिविलाइजेशन थी वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भारत जो है वहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही लोग जो है वो इजाद हुए थे, बाकी जगहों पर भी थे। उनका ट्रेडिंग जो है वो भी होता था, है ना। पहले अगर हम देखें तो चालकोलिथिक एज के आसपास अगर हम देखें तो ट्रेडिंग जो है वो डोमेस्टिक ट्रेडिंग थी, भारत में ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड भी हमें देखने को मिल रहा था, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन जो है ये यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो सिविलाइजेशन जो है इसका शेप हमें ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलता है। ट्रायंगुलर शेप मतलब किस तरीके से? तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रायंगुलर शेप है। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिर्फ क्या वो यहीं पर थी? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा स्प्रेडेड थी। कैसे स्प्रेडेड थी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा ट्रायंगुलर शेप जो है सिविलाइजेशन का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, ये भी एक सवाल बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ट्रायंगुलर शेप में ऑक्यूपाइड हुई हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिविलाइजेशन जो है कहाँ कहाँ स्प्रेडेड थी। मतलब अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ईस्ट में अगर हम देखें
तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो है वहां तक, मतलब ईस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश का, वहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में जो जम्मू एंड कश्मीर है, मांडा, वहां तक हमें सिविलाइजेशन देखने को मिल रही थी। अगर हम वेस्ट देखते हैं तो जो दस्त रिवर है उसके पास, जो बलूचिस्तान में अभी अभी देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान का भाग है, वहां तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। और अगर हम साउथ देखते हैं तो वहां पर परवारा रिवर जो है, मतलब महाराष्ट्र, मतलब दाइमाबाद, वहां तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये देखने को मिलती है। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा स्प्रेडेड थी, कितनी वास्ट थी। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड थी। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट हमें डायग्राम देखने को मिलती है या फिर टेबल देखने को मिलता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सीधा आपको मैच द पेयर में ये टेबल पूछा जा सकता है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। काफी बार अलग अलग वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है कि हड़प्पा साइट जो है कौन से रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। तो हड़प्पा जो है ये कौन से इस पर हमें देखने को मिलती है, रावी रिवर पर। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी रिवर, हड़प्पा रावी रिवर। ठीक है, मोहनजोदड़ो अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने को मिलती है इंडस रिवर पर। प्रोविंस कौन सा है, सिंध है, इसका कौन सा है, पाकिस्तानी पंजाब। फिर रोपर अगर हम देखते हैं ये कौन सी है, सिटीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सिटीज है। तो इसमें से यहाँ पर ये हम देखें तो सतलज पर है। फिर लोथल अगर हम देखते हैं तो भोगावा, जो गुजरात में हमें देखने को मिलता है। अगर हम कालीबंगा देखते हैं तो राजस्थान, घग्गर रिवर पर। अगर हम चुनूदारो देखते हैं तो सिंध, इंडस पर। अगर हम आलमगीरपुर देखते हैं उत्तर प्रदेश, हिंडौन। और उसी के साथ साथ अगर हम सुल्तान गेडोर देखते हैं तो बलूचिस्तान, दस्त, इस पर हमें देखने को मिलता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, आठों के आठों आप याद कर लीजिए, उसके प्रोविंस भी याद कर लीजिए, उसी के साथ साथ कौन से रिवर बैंक पर सिचुएटेड है वो भी याद कर लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है लोथल, उसके बाद हमें आलमगीरपुर देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ जो ये है कालीबंगा, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीधा मैच द पेयर में आ सकता है कि यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, ऐसा आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर रिवर बैंक, तो कौन से रिवर बैंक पर क्या सिचुएटेड थी आप मैच द पेयर लगा दो, या फिर कौन कौन से प्रोविंसेस में आते थे वो आप मैच द पेयर लगा दो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई यील्डिंग टेबल हमें देखने को मिलता है। नहीं तो किताबों से आप पढ़ोगे तो फिर तो पढ़ते ही रह जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिवर सरस्वती की मिस्ट्री की। क्या मिस्ट्री रही है, क्या यहाँ पर एक जो उलझन है वो रही है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो रिसर्चर है उनका ये बोलना है कि जो माइटी रिवर है, इतनी बड़ी रिवर सरस्वती रिवर, प्रोबेबली 1500 किलोमीटर लॉन्ग सरस्वती रिवर, ये ड्राइड अप हो गई थी रफली 4000 साल पहले। क्यों हुई थी, उसके पीछे का कारण क्या था। कारण बताया जाता है टेक्टोनिक शिफ्ट अर्थ का। टेक्टोनिक शिफ्ट क्या होता है ये हम ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है उसमें तो देखने ही वाले हैं, लेकिन बेसिक टेक्टोनिक शिफ्ट क्या होता है। टेक्टोनिक शिफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो क्रस्ट है वो एक, आप समझ लीजिए एकदम लेवल में बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकलिटी हम ज्योग्राफी में जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ये नीचे का भाग है और ये ऊपर जो क्रस्ट है वो फ्लोट हो रही है। ठीक है, अब नीचे का जो भाग है उसमें इस तरीके से कुछ हरकतें हो रही है जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेट्स है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब आप समझ लीजिए एक प्लेट है और उसको हम नीचे से अगर ऐसे ऐसे पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो प्लेट्स है ये ब्रेक होकर एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो हमारी धरती है, धरती फट गई ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है, अलग अलग प्लेट्स होती है। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक है इसकी वजह से प्लेट जो है ये सरक रही है और सरकने की वजह से क्या हुआ कि जो सरस्वती है वो ड्राइड अप हो गई। मतलब क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ पर अर्थ के अंदर चली गई। ठीक है, तो ये हमें देखने को है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओल्ड बेड जो है सरस्वती का, यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सरस्वती रिवर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर। और ये जो सरस्वती रिवर है इसका ड्राइड अप होने की वजह से जो वाटर स्कैरिसिटी है वो देखने को मिली। और ये भी एक कारण बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लुप्त होने के पीछे। ठीक है, तो ये एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अब यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो देख लेते हैं। देखिए, किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें उसे कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर हम उसे याद रख पाते हैं। हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम के लिए याद रखने के लिए जो इजी वे रहेगा वो मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसे अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया। अगर आप किताबों से पढ़ोगे तो वेग होता है, बीच में उन्होंने इकोनॉमिकल फैक्टर डाल दिया, बीच में उन्होंने पॉलिटिकल फैक्टर डाल दिया, बीच में उन्होंने बरियल प्रैक्टिसेस डाल दी, बीच में उन्होंने सोशल लाइफ डाल दी।
तो इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये वीडियोस का फायदा यही है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सेक्शन में सारी चीजें आपको डिवाइड करके मिल जाएगी, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ये हो सकता है। तो यहाँ पर इसे मैंने डिवाइड किस तरीके से किया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसे समझेंगे, फिर उसके बाद सोशल लाइफ उनकी किस तरीके की है वो समझेंगे, इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके की रही है वो समझेंगे, लिगेसी कैसी रही है वो समझेंगे, और फिर इन दी एंड डिक्लाइन के पीछे क्या क्या कारण रहे। क्योंकि मेंस में काफी बार इस पर सवाल पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे क्या क्या कारण रहे, तो इसकी हम अलग अलग जो थियरीज रही है उसे भी समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसका सोशल लाइफ है वो देखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम इकोनॉमिक लाइफ, लीगेसी और डिक्लाइन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है, कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो भी चीजें लिखी गई है, पहले अगर हम स्टोन एज देखते हैं तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया था। हमें एक्सकेवेशन के थ्रू पता चला है कि अच्छा ये भी वो लोग फॉलो करते थे, ये भी चीज होती थी। जब हमें बरियल्स देखने को मिले तब हमें पता चला अच्छा ये बरियल्स भी देखने को मिलते हैं। और ये कैसे पता चला कि उस टाइम के हैं, कार्बन डेटिंग हमने देखा है ना पहले के लेक्चर्स में, है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला है उसके एक्सकेवेशन की वजह से, पेंटिंग्स की वजह से। वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें स्क्रिप्ट जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट थी ना, ये डिकोड नहीं कर पाया अभी तक, पूरी तरीके से डिकोड नहीं हुई कि एक्चुअल में उन्होंने लिखा क्या है। क्योंकि जो लिपि है पूरी भयानक ही है, आगे हमें पता चलेगा लिपि भी किस तरीके से लिखी गई है। तो इसीलिए क्या है कि ये डिकोड नहीं की गई है, इसलिए हमें अभी तक क्लियर कट पता नहीं है। जैसे हमारे संविधान में अभी पूरा लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो अगर आगे चलकर अगर कोई और सिविलाइजेशन आती है तो हमारी अगर किताब जो है वो उन्हें मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें पता चलेगा अच्छा हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कैसे परफॉर्म करता था। अब उनका हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए कोई भी क्लियर एविडेंसेस जो है रूलिंग क्लास के, हायरार्कियल सिस्टम के, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे दो थियोरीज यहाँ पर इवॉल्व हुई है कि कैसा वहां पर सिस्टम जो है वो रहा होगा। तो ये दो थियोरीज कौन सी इवॉल्व हुई है, पहली तो हुई है थियोक्रेटिक या फिर यूनिटरी। मतलब कि कुछ लोग जो है उनका ये बोलना है कि ये थियोक्रेटिक थी या फिर यूनिटरी सिस्टम थी। मतलब क्या है, मतलब ये है थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर थे, सोर्स ऑफ अथॉरिटी थे। मतलब कि जैसे पोप होते हैं ना, तो वो यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर थे। जो भी रिलीजियस गुरु थे वो यहाँ पर जो रूलिंग क्लास है उसमें बिलोंग करते थे, वो यहाँ पर चला देते सारी चीजें। तो उसे हम कहते हैं थियोक्रेटिक। और कुछ लोग जो है उनका ये बोलना है कि नहीं, थियोक्रेटिक सोसाइटी नहीं थी, बल्कि ये ऑलिगैरिक सोसाइटी थी। मतलब क्या होता है ऑलिगैरिकी का, इसका मतलब होता है कि कोई स्मॉल ग्रुप जो होता है जिसके पास अच्छा खासा धन है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छे खासे पावर है, तो वो यहाँ पर लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो कंट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर चला रहे हैं। तो ये दो थियोरी का निर्माण जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब ये चीज आपको पता रहना चाहिए, मेंस पर्सपेक्टिव से अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो ये चीज लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारी चीजें हम आर्ट एंड कल्चर जब देखेंगे तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें जो है इसके रिगार्डिंग पता चलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब इंपॉर्टेंट है ही। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सोशल लाइफ हमें देखने को मिलती है। सोशल लाइफ को मैं अलग अलग चीजों में डिवाइड करूंगा। जैसे कि जो नेचर है उनका वो किस तरीके का था। नेचर मतलब जो नेचर नॉर्मल हमारा नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो नहीं, वो किस तरीके का उनका नेचर रहा है पूरी सोशल लाइफ का, लाइफ की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ उनकी लाइफस्टाइल किस तरीके की थी। फिर रिलीजन फॉलो करते थे या नहीं करते थे, किस तरीके से करते थे। याद कीजिए रिलीजन कहाँ से शुरू हुआ है, पैलेलिथिक में था क्या, कहाँ था, पैलेलिथिक में था ही नहीं। उसके बाद नियोलिथिक में था क्या, मेसोलिथिक में था क्या, चाल्कोलिथिक में कब आया रिलीजन, याद कीजिए अच्छे तरीके से। कब हमें रिलीजन जो है वो देखने को मिला है कि रिलीजन का इजाद हुआ है, याद कीजिए अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर रिलीजन था क्या, किस तरीके से हमें पता चल रहा है, कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं, टूल्स कौन कौन से फॉलो किया करते थे, स्क्रिप्ट यहाँ पर जो लिखी हुई चीज है, क्योंकि अब यहाँ पर जो हमें लिखान है वो देखने को मिल रहा है, स्क्रिप्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ बरियल्स, बरियल्स कहाँ से शुरू हुए थे, मेसोलिथिक एज से शुरू हो गए थे, है ना। जब लोग थोड़ा बहुत सेटल होना शुरू हुए थे वहीं से बरियल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी। ये भी बरियल प्रैक्टिसेस इवॉल्व होना शुरू हुई। चाल्कोलिथिक एज तक हमें यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी डायरेक्शन में देखने को मिल रही थी। तो अब यहाँ पर क्या क्या हमें बरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है ये यहाँ पर हम जानेंगे। तो लाइफस्टाइल जो है उसे भी मैं यहाँ पर अलग अलग इसमें डिवाइड करता हूँ। लाइफस्टाइल को कौन कौन से इसमें डिवाइड करता हूँ, फूड हैबिटेट, उनका फूड हैबिटेट कैसा रहा है, फूड हैबिट्स कैसी रही है। उसी के साथ एंटरटेनमेंट,
एंटरटेनमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें वो यूज किया करते थे, उसे ऑर्नामेंट्स कौन कौन से पहनते थे, और जो क्लोथिंग है वो उनकी किस तरीके की थी। तो ये मैं लाइफस्टाइल को 4 भागों में डिवाइड करता हूँ। तो ये हो गया स्पेसिफिक सेक्टर वाइज पढ़ना। जब हम स्पेसिफिक सेक्टर वाइज पढ़ते हैं तो हमें याद रखने में काफी आसानी होती है। तो चलिए नेचर हम देखते हैं कि उनकी सोशल लाइफ का नेचर किस तरीके का था। तो हमें नेचर जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है उनकी सोशल लाइफ का। मतलब कि सोशल डिवीजन हमें देखने को मिल रहा था। सोशल डिवीजन मतलब क्या, हड़प्पन्स में 3 डिस्टिंग्विश सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। उसमें हमें देखने को मिलता है रूल्ड, फिर आता है रिच मर्चेंट्स और पुअर लेबरर्स। मतलब रूल्ड, रिच मर्चेंट्स और पुअर लेबरर्स। अब देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, कौन रूल किया करते थे, इसके बारे में एविडेंसेस तो नहीं है हमारे पास, पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन हाँ इतना हम कंफर्म जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई रूल कर रहा था, कोई ना कोई रूल्ड लोग थे, मतलब जिनके ऊपर जो रूलिंग है वो हो रही थी। कुछ रिच मर्चेंट्स भी थे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो सेक्शन है सोसाइटी का वो देखने को मिल रहा था। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, आ ही रहा होगा, कि ये फिर पता कैसे चला कि जब हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही पता नहीं है कि वो कैसे फंक्शनिंग किया करते थे, तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कुछ रूलिंग रहा होगा। ऐसा नहीं होगा, सब सब सेम रहे होंगे ना, इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, सब सेम होगा, सब इक्वालिटी होगी। नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे कि हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो ऊंचे स्तर पर थे, कुछ लोग जो है वो निचले स्तर पर थे, कुछ लोग जो है वो रूल किया करते थे, कुछ लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। कैसे? तो जिस तरीके से इसकी बनावट है, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से जो हमें एक्सकेवेशन में चीज़ें मिली है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला होगा। अब ये कौन कौन से स्ट्रक्चर है ये आगे हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें अर्बन सिविक सेटलमेंट देखने को मिलता है, टाउन प्लानिंग, उसमें हमें सिटाडेल और लोअर टाउन जो है वो देखने को मिलता है। सिटाडेल मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऊपर कुछ लोग रह रहे हैं, नीचे भी कुछ लोग रह रहे हैं। ऊपर जो घर थे उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था, नीचे जो लोग रह रहे हैं उनका स्ट्रक्चर अलग था। इससे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी। इससे हमें ये पता चल रहा था कि हाँ यहाँ पर इनइक्वालिटी थी। जो अमीर लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो रिच मर्चेंट्स हैं, वो शायद ऊपर रहते होंगे और जो गरीब लोग हैं वो नीचे रहते होंगे। तो ये जो तबका है ये हमें पता चल गया कि ये था। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि रूल्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेशन था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ये कैसे पता चला? तो जो टाउन प्लानिंग थी ये सेम थी, टाउन प्लानिंग सेम थी। टाउन प्लानिंग सेम कैसे रहेगी? अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि 1000 लोग हैं और वो अपने हिसाब से घर बांध रहे हैं, अपने हिसाब से जिंदगी बिता रहे हैं, तो क्या कॉमन चीजें रहेगी? हो सकता है कॉमन हो, लेकिन एग्जैक्ट तो सेम नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एग्जैक्ट टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिलती है, प्रॉपर टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कि सारी चीजें एडमिनिस्टर किया करती थी, जो कि सारी चीजों पर सर्विलेंस रखा करती थी। और इससे हमें पता चलता है कि रूल्ड क्लास भी रहा था, रिच मर्चेंट्स भी रहे थे और पुअर लेबरर्स भी रहे थे। हेंस प्रूव्ड हो गया है, आपके दिमाग से क्लैरिटी निकल गई है। मतलब अब यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है व्हाट, कि कौन कौन से क्लास थे। अब आपको व्हाई पता चल गया है, तो अब आपको व्हाट अपने आप पता चल गया है। उसी के साथ यहाँ पर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम थी। अब सोचिए आप कि अगर सबको अलग अलग लोगों को बोल दिया जाए अब अपने हिसाब से घर बनाओ, तो हर इंसान ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा क्या? नहीं, कोई बोलेगा नहीं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन अगर हर घर में ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो ये कंपलसरी बना रही है कि आपको रहेगा, हर घर में शौचालय बनना चाहिए, है ना, तो ये कुछ सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। तो ये हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलती है। वेल प्लान्ड रोड्स थे, हाउसेस थे। मतलब आप सोचिए कि 90 डिग्री में जो रोड्स है वो हमें देखने को मिलते थे, इतने प्रॉपर यहाँ पर चीजें थी। उसी के साथ साथ जो ब्रिक्स है वो स्टैंडर्ड साइज की थी, स्टैंडर्ड साइज की। और उसी के साथ साथ प्रॉपर रेशो की बर्न ब्रिक्स हमें देखने को मिल रही थी। अब तक बर्न ब्रिक्स आई नहीं थी, है ना, अब यहाँ पर बर्न ब्रिक्स भी देखने को मिल रही थी। प्राइवेट वेल्स, प्रॉपर वेंटिलेटेड बाथरूम जो है वो देखने को मिलते थे। जब हम बाकी चीजें देखते हैं तो उसमें कॉमन वेयर हाउसेस, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी यहाँ पर देखने को मिलती थी हड़प्पा पर। डॉकयार्ड जो है वो लोथल पे देखने को मिलता था, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सील्स यहाँ पर देखने को मिलते थे, स्कल्पचर्स यहाँ पर देखने को मिलते थे, बाकी आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते थे, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट जो है वो भी काफी सारी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सील्स, यहाँ पर स्टेटाइट जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखना है, स्टेटाइट, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
2016 या 17 की एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था कौन सा यूज किया जाता है, तो स्टेटाइट जो है वो यूज किया जाता था। अब यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर घर जो है उसको वाटर और वेस्ट वाटर सिस्टम लगी हुई थी। मतलब हर घर से वेस्ट वाटर जो है प्रॉपर तरीके से निकलेगा, जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से थी, जो नाले होते हैं वो बनाए गए थे, उसे ढका भी गया था, है ना। ये सारी चीजें, इससे हमें पता चलता है कि प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। सैनिटेशन को ये लोग वैल्यू किया करते थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्ट जो है वो स्ट्रीट पर कैसे भी बह रहा है, ये नहीं था। बाथरूम जो है वो भी प्रॉपर तरीके से ऊपर था, नीचे पानी जो है वो बहता था। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग जो है वो हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो हाउसेस है ये वेल प्लान्ड हाउसेस है, जो रोड्स है वो प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पर आप ड्रेनेज सिस्टम जो है वो देख सकते हो, प्रॉपर घर से ड्रेनेज सिस्टम जो है बाहर निकलती थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं फूड हैबिट्स पर, जो लाइफस्टाइल है उसकी फूड हैबिट जो है इनकी किस तरीके से रही थी। अब जब हम फूड हैबिट्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, दोनों थे। वेजिटेरियन मतलब खाना भी पका कर खाते थे, और नॉन वेजिटेरियन भी थे, ऐसा नहीं कि जानवरों को खाते नहीं थे, उनको भी खाते थे। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कॉन्स्टेंटली हाई हेल्दी डाइट जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया करते थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि वो राइस खाते थे या नहीं खाते थे। हाँ, कुछ जगहों पर मतलब लोथल हो गया, रोपर हो गया, वहां पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि राइस जो है वो शायद वहां पर पकाया जाता था। तो अब ऐसे क्वेश्चन, आपको ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपको क्या पूछा जा सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सटेंसिवली राइस जो है वो पकाया जाता था या राइस जो है वो खाया जाता था। तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा, गलत रहेगा? ये गलत रहेगा, क्योंकि अभी तक इसके सबूत जो है पूरी तरीके से एविडेंसेस मिले नहीं है। कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते हैं कि वो राइस जो है वो कंज्यूम किया करते थे या नहीं किया करते थे। हमें एग्रीकल्चर अगर हम देखते हैं तो व्हीट, बार्ले, ये इनका स्टेपल फूड था। सीसम, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। डोमेस्टिकेशन अगर हम देखते हैं तो कैटल्स, पिग्स, गोट्स ये फूड के लिए उगाया करते थे। उसी के साथ काउस जो है वो फ्रेश मिल्क और मीट जो है ये प्रोवाइड किया करती थी। हॉर्सेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा गया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हॉर्सेस के बारे में जानते थे या नहीं? हॉर्सेस के बारे में जब आर्यन इन्वेजन हुआ, मतलब वैदिक एज जो है उस दौरान हमें देखने को मिलता है। सेम उसी तरह आयरन जो है उसका भी इस्तेमाल जो है वो वैदिक एज में देखने को मिलता है, जो आर्यन इन्वेजन है उसके बाद, ठीक है। हॉर्टिकल्चर अगर हम देखते हैं तो प्रैक्टिस किया जाता था। फ्रूट्स, वेजिटेबल जो है वो भी यहाँ पर कल्टीवेट होते थे। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उसका भी कल्टीवेशन होता था, तो उसके एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट ये लोग किस तरह किया करते थे, तो अडल्ट्स और चिल्ड्रन इन दोनों के एंटरटेनमेंट की सुविधाएं अलग थी। आज की तरह नहीं कि अडल्ट जो है वो अलग ही एंटरटेनमेंट हो रहे हैं। अडल्ट का एंटरटेनमेंट किस तरीके का था कि वो इंडोर और आउटडोर अम्यूजमेंट यहाँ पर किया करते थे। इंडोर गेम खेला करते थे। गेम्स आप देख सकते हो यहाँ पर, वो जो ये होता है खेलने वाला, आज जिसको हम लूडो बोलते हैं, है ना, तो वो भी खेला करते। सोचिए उस टाइम पर ये सारी चीजें वो खेला करते थे, आज हम उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर गैमलिंग जो है वो भी किया करते थे, डायस भी खेला करते थे, सिंगिंग, डांसिंग, ये भी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे फोटोज पाए गए हैं जहाँ पर डांसिंग बॉडीज है, कुछ ऐसे हमें जो स्कल्पचर्स है वो देखने को मिले हैं, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। गेम जो है डायस का, मार्बल, बॉल्स, ये सब हमें पाए गए हैं। फिशिंग जो है ये उनका रेगुलर ऑक्यूपेशन था। हंटिंग और बुल फाइटिंग जो है ये भी कुछ पास टाइम उनके देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये भी जो आर्ट फॉर्म है उसमें, है ना। इस तरीके से हमें पता चला है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो ये टॉयज से खेला करते थे। हमें कई टॉयज जो है वो भी मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉयज जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। उसी के साथ साथ बॉयज़ जो है ये टेराकोटा से बने हुए जो टॉयज है उसके साथ खेला करते हैं। टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेराकोटा का इस्तेमाल होता था। और गर्ल जो है वो डॉल्स के साथ खेला करती थी। यहाँ पर जेंडर प्ले जो है, स्टीरियोटाइपिंग, ये वहाँ पर हमें देखने को मिलता था, क्योंकि टॉयज जो है मेल फीमेल इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो ये एक मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। हम पैट्रियार्कियल, अभी अगर हम देखें तो पैट्रियार्कियल है, पुरुष प्रधान, लेकिन उस टाइम पे जो मैट्रियार्कियल सोसाइटी है वो हमें देखने को मिल रही थी। ये कैसे हो रहा था, ये तो वॉट हो गया कि मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। वॉट क्या था मैट्रियार्कियल सोसाइटी, क्यों थी, ये अब आगे आपको जानने को मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट आपको पता चल गया। ऑर्नामेंट्स अगर हम देखते हैं तो ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पर खतरनाक तरीके से पहना करते थे ये लोग।
लोग जो है वो ऑर्नामेंट्स पहना करते थे मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, सेमी प्रीशियस स्टोन। सिल्वर जो है ये भी इस्तेमाल करने वाले ये लोग पहले थे। इतनी सारी ज्वेलरी जो है ये लोग पहना करते थे। जो बीट्स है ये दोनों मेन और विमेन जो है उनके द्वारा यहाँ पर पहना जाता था। अब यहाँ पर हम क्लोथिंग की बात करते हैं तो क्लोथिंग जो है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मेन है और विमेन है दोनों के यहाँ पर दो पीसेस जो है क्लोथ्स के वो देखने को मिलते थे। दो पीसेस मतलब अपर और लोअर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपर हो गया और उसी के साथ ये लोअर हो गया। यहाँ पर अपर हो गया, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया। तो अपर एंड लोअर जो गारमेंट्स है वो देखने को मिलते थे क्लोथ्स के। कॉस्मेटिक्स अगर हम देखें तो ब्रॉन्ज ओवल मिरर भी पाए गए हैं। जो ड्रेसिंग टेबल्स है वो भी पाए गए हैं। स्मॉल ड्रेसिंग टेबल, आप समझ सकते हो आज हम ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो भी यहाँ पर खुद को देखते थे, है ना, जो श्रृंगार है वो किया करते थे। अब यहाँ पर आप देखोगे फेस पेंट जो है मेड ऑफ आइवरी वो भी वो लोग जानते थे। विमेन जो है वो हेयर पिन्स जो है उसका भी इस्तेमाल करती थी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो लोग भी रहा करते थे। मतलब पहले जो इस्तेमाल होती थी, आज सोचिए इतनी पुरानी वो सिविलाइजेशन, आज भी उनकी चीजें जो है वो कंटिन्यूड है। तो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन वो हमें उस टाइम पर देखने को मिल रही थी। तो आप सोचिए। अब रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन कहाँ से शुरू हुआ था याद कीजिए। अब रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो क्या रिलीजन था, तो देखिए रिलीजन के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिलीजन जो है किस तरीके का था, रिलीजन कौन कौन से रिलीजन फॉलो किया करते थे, कितने रिलीजन थे, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। बस ये पता है कि हाँ वो यहाँ पर भगवान जो है उनको मानते थे, भगवान की जो पूजा है वो भी किया करते थे। टेम्पल्स फाउंड नहीं हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है हमें रिलीजियस लाइफ के बारे में। अब यहाँ पर चीफ फीमेल डाइटी हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सोसाइटी है वो मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। अभी अगर हम देखेंगे पेट्रियार्कियल है, उस टाइम में मैट्रियार्कियल थी। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो मदर गॉडेस है वो डोमिनेंट थी, इसीलिए पता चलता है कि जो सोसाइटी है वो प्रीडोमिनेटली मैट्रियार्कियल थी। मतलब समझ सकते हो किस तरीके से हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, किस तरीके से हम व्हाट का भाई ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर चीफ फीमेल डाइटी मदर गॉडेस, यहाँ पर आप देख सकते हो मदर गॉडेस एविडेंट है फ्रॉम टेराकोटा फिगरिंग, ठीक है, इंडस में हमें देखने को मिली है। कहाँ की? टेराकोटा फिगरिंग, ये भी आपको पता रहना बहुत जरूरी है, टेराकोटा, ठीक है। उसी के साथ साथ ये लोग जो है ये फादर गॉड को वर्शिप किया करते थे। क्या मतलब फादर पेट्रियार्कियल कुछ भी नहीं मिल रहा था क्या? बिल्कुल, फादर गॉड जो है वो भी हमें देखने को मिल रहे थे। और वो फादर गॉड जो कि यहाँ पर प्रीजेनिटर ऑफ द रेस और प्रोबेबली एक प्रोटोटाइप शिवा के, वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एक सील भी देख सकते हो, तो यहाँ पर प्रोटोटाइप शिवा के एज ए लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आजू बाजू में जो एनिमल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इनको पशुपति जो है वो कहा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो पशुपति सील, ये हमें देखने को मिलती है। और ये एक सील में रिप्रेजेंट किए गए हैं जिसमें एक योगिक पोस्चर में हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 3 फेसेस और 2 हॉर्न्स जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 एनिमल्स के साथ ये सराउंडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 4 एनिमल्स के साथ सराउंडेड है। एनिमल्स कौन कौन से हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, ठीक है। उसी के साथ साथ जो 2 डियर है वो भी उनके फिट पर अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो सील है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा दिमाग पर छपा लीजिए। यहाँ पर 4 जो एनिमल्स है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, है ना। उस टाइम पर इससे पता चलता है हॉर्स जो है वो इसमें भी नहीं है। तो एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, उसी के साथ साथ 2 डियर जो है वो फीट के पास देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिलीजन के बारे में, तो हमें देखने को मिलता है कि वो फर्टिलिटी सिंबल जो है उनको भी यहाँ पर पूछते थे, जिसे लिंगा जो है वो भी कहा जाता है। तो वर्शिप ऑफ शिवा, पार्वती इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंगा, है ना। लिंगा वर्शिप जो है ये काफी प्रिविलेंट हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो ट्रीज है, एनिमल्स है, उनको भी वर्शिप किया जाता था हड़प्पन्स में, ठीक है। मतलब ये भी हमें पता चलता है कि वो नेचर को वर्शिप किया करते थे, निसर्ग को वर्शिप किया करते थे। जो घोस्ट है उन पर भी उनका बिलीफ था, जो इवल फोर्सेस है उन पर भी इनका बिलीफ था। अब ये कैसे पता चला कि वो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, भूत पिशाच में विश्वास करते थे? ये कैसे पता चला? ये पता चला अम्यूलेट्स से, है ना। अम्यूलेट्स मतलब क्या है? ये तावीज आप देख सकते हो। हम अगर तावीज पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? कि हम भूत प्रेत से बच सके, हम कोई जो गंदी हवाएं हैं उससे बच सके। उसी तरीके से उस टाइम पर भी हमें तावीज जो है वो देखने को मिल रही है।
तो ये जो अम्यूलेट्स है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो इविल फोर्सेस है, घोस्ट है, इससे प्रोटेक्शन के लिए पहना करते थे। मतलब उनका विश्वास था तभी तो पहना करते थे ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में, ग्रेट बाथ, है ना। तो ग्रेट बाथ जो है ये प्रोबेबली प्रोटोटाइप था कि सब आकर वहां पर अपने पाप जो है वो धुला सके। ठीक है, एक एंशिएंट टेम्पल जो हमें देखने को मिलते हैं सदर्न इंडिया में, जो रिचुअल बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर प्यूरिफिकेशन बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके से हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो रिचुअल्स है ना, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब टूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि टूल्स भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यहाँ पर हाउस होल्ड आर्टिकल्स में स्टोन से बनी हुई चीजें, शेल्स, आइवरी, मेटल्स, मड पॉट्स, ये हमें देखने को मिलते हैं। स्पिंडल, नीडल्स, कोम्स, फिश हुक्स, नाइव्स जो कॉपर से बनी हुई है, आइवरी से बनी हुई, ये हमें देखने को मिलती है। बाकी टूल्स अगर हम देखें तो एक्सेस, जो स्पेयर हेड्स है, डैगर्स है, बोज है, एरो जो कॉपर से बने हुए हैं, ये भी इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलते हैं। ब्रॉन्ज से बनी हुई चीजें इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि हड़प्पन जो है उनके पास वेपन्स नहीं थे, क्योंकि जो लड़ाई है वो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। मतलब आर्ट फॉर्म में नहीं, पेंटिंग्स में नहीं, कहीं पर भी लड़ाई जो है वो देखने को नहीं मिली है। और वेपन्स जो है वो भी फाउंड नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो वेपन्स है वो देखने को नहीं मिले हैं। कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस जो है कॉन्फ्लिक्ट का या फिर वॉरफेयर का, ये हमें देखने को नहीं मिला है। हड़प्पन आर्ट जो है उसमें पोर्ट्रेट जो है उसमें भी कहीं पर भी वॉरफेयर देखने को नहीं मिला है कि कोई लड़ रहा है, सेना है, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिली है। तो ये भी एक चीज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं तो स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है इस तरीके की। इसकी खासियत क्या थी? खासियत यह है कि हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखना है तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे लिखूंगा। लेकिन उस जमाने में मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आते थे। मतलब इस तरीके से जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती थी। तो स्क्रिप्ट जो है मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और यहाँ पर जो बॉस्ट्रोपेडन मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता, मतलब रिवर्स डायरेक्शन जो है इन अल्टरनेटिव लाइंस ये अडॉप्ट की जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऐसे ऐसे जो है वो इस्तेमाल हम बोल सकते हैं। मतलब याद क्या रखना है आपको, राइट टू लेफ्ट जो है वो राइटिंग हमें देखने को मिलती है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ये अभी तक फुल्ली यहाँ पर डिस्क्रिप्ट नहीं की गई है, अभी तक डिकोड नहीं की गई है। इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी राजी है कि कैसे उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो रही होगी, कैसे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा होगा, ये अभी भी राजी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी तक हम जो है वो डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो स्क्रिप्ट के बारे में जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं बरियल प्रैक्टिस पर। बरियल प्रैक्टिसेस जो है उसमें हमें 3 मेथड्स देखने को मिलती है। 3 मेथड्स कौन सी है? एक तो है कंप्लीट बरियल, दूसरा है फ्रैक्शनल बरियल और तीसरा है सिरमेशन। मतलब क्या है कंप्लीट बरियल? मतलब क्या है कि सीधा लिया, मुर्दे को गाड़ दिया। अब फ्रैक्शनल बरियल में क्या होता है कि जो चील होते हैं, है ना, उनके लिए क्या होता है, टांग दिया जाता है, बॉडी को टांग दिया जाता है। फिर वो जब पूरा मांस खा लेंगे, फिर जो हड्डियां बचेगी, फिर हड्डियों को बरी कर दिया जाता था। ये होता है फ्रैक्शनल बरियल। और फिर होता है कि आप जला रहे हो, एशेज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीट बरियल और पोस्ट क्रीमेशन बरियल जो है ये पॉपुलर थे मोहनजोदड़ो में। लोथल बरियल पिट, यहाँ पर बर्न ब्रिक जो है उसके साथ देखने को मिलता है, जिसमें हमें कॉफिन जो है उसका इस्तेमाल होते हुए भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बरियल प्रैक्टिसेस जो है वो किस तरीके की रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर और अगर हम बरियल प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं तो बट ऑब्वियसली कि पहले हमने जो नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, ये डायरेक्शन देखी थी। तो यहाँ पर भी वो चीज जो है वो है या नहीं है वो भी तो यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो पॉट्स है बरियल में ये भी फाउंड किए गए हैं। पॉट्स हमें पहले जो हमने स्टोन एज देखा है या फिर हमने जो मेटल एज देखा है उस दौरान भी हमने थोड़ी बहुत चीजें इसके रिगार्डिंग देखी थी। वुडन कॉफिन जो है इसका भी इस्तेमाल किया गया हड़प्पन्स के दौरान। उसी के साथ साथ जो सती की प्रैक्टिस है, ब्रिलियंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सती मतलब क्या होता है कि अगर पति की डेथ हो जाए तो उस जो वाइफ होती है उसको सती लेना पड़ेगा, मतलब कि जो चीता है उस पर खुद जल जाना पड़ेगा। तो ये जो सती की प्रैक्टिस है एविडेंस हमें देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपको पूछा गया कि सती जो है ये काफी एक्सटेंसिवली इसका ये होता था, प्रैक्टिस होती थी, गलत रहेगा। सती हमें देखने को नहीं मिलती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसी के साथ डेड बॉडीज जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस होते थे। अब यहाँ पर एक फिक्स हो गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें ये डायरेक्शन में जो है ये देखने को मिलती थी। ठीक है, उसी के साथ साथ फूड, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, मतलब उसके साथ जो गया है उसके साथ बहुत सारी चीजें जो है वो भी वो दे दिया करते थे। जो बरियल्स है
उसमें रख दिया करते। तो ये कुछ प्रोमिनेंट चीजें हमें बरियल प्रैक्टिसेस की देखने को मिलती है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसमें कभी कभार आपको जो कपल्स है वो भी देखने को मिलते हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है साथ में वहां पर बरी कर दिया, तो इस तरीके के एविडेंसेस जो है वो भी देखने को मिले हैं। तो ये बरियल प्रैक्टिसेस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे, और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इकोनॉमिक लाइफ जब हम देखते हैं तो एक्टिविटीज जो है उसको मैं डिवाइड करता हूं 3 भागों में। कैसे? सबसे पहले तो प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज और फिर टर्शरी एक्टिविटीज। जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज देखते हैं तो उसे मैं डिवाइड करता हूं 2 भागों में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंडरी एक्टिविटीज को इतनी भागों में मैं डिवाइड करता हूं, पॉटरी हो गया, मेटल जो इस्तेमाल हुआ करता था, इसे कौन सा एज कहा जाता है, कौन सा मेटल का? ब्रॉन्ज, है ना। ब्रॉन्ज यहाँ पर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद ऑर्नामेंट्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, आर्टिसंस, वेट्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर टर्शरी एक्टिविटी में हम ट्रेडिंग जो है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने चालकोलिथिक एज में देखा था कि सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिलता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है 3 भागों में हम देखेंगे। पहले हम चलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी पर, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में व्हीट और बार्ले जो है ये मेन क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए कि ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि यूपीएससी में अक्सर जो स्टेटमेंट है वो आपको दिए जाते हैं, बाकी एग्जाम में भी आपको ऐसे स्टेटमेंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो राइस है वो एक्सटेंसिवली खाया जाता था, एक डोमिनेटिंग फूड था, तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा या गलत रहेगा? ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, क्योंकि राइस जो है इतना हमें देखने को नहीं मिला, उसके एविडेंसेस जो इतने ज्यादा हमें देखने को नहीं मिले। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। तो व्हीट और बार्ले जो है ये मेन क्रॉप था। बाकी क्रॉप्स अगर हम देखें तो हमें सीसम, मस्टर्ड, कॉटन, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो है ये फर्स्ट थे जिन्होंने जो कॉटन है उसे ग्रो किया था। मतलब अगर आप देखोगे हड़प्पन जो है फर्स्ट थे जिन्होंने सिल्वर का इस्तेमाल किया, इंडस लोग जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन जो है उसका इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही थी। और उसी के साथ साथ इसे सिंडोन जो है वो भी कहा जाता है बाय द ग्रीक्स, ठीक है। उसी के साथ ग्रेनरीज जो है, अब देखिए क्या होता है, जब भी आप कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले तो आप खुद के लिए करोगे। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपका पेट भरे इसीलिए करोगे, है ना, या फिर दूसरों को बांटने के लिए करोगे, बट ऑब्वियसली खुद का पेट भरने के लिए करोगे, सबसे मेन चीज है वो। तो इसलिए एग्रीकल्चर जब ये लोग कर रहे थे, और फिर जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से होने लगी, मतलब एक्सटेंसिवली होने लगी, तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब उनके घड़े जो है वो भर चुके थे, मतलब उनका पेट भर चुका था, अब घड़े भर रहे थे, मतलब यहाँ पर ज्यादा स्टोर हो रहा था। तो अब ज्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसे स्टोर करने के लिए उन्होंने ग्रैनरीज जो है वो बना ली, जिससे कि जो सरप्लस ग्रेन है उसे स्टोर कर सके। अब सरप्लस ग्रेन को स्टोर करके वो क्या करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बेचना भी शुरू कर दिया, कि बेचकर हमें जो एक्स्ट्रा अलग चीजें मिलेगी वो हमें दूसरी चीजों के लिए काम आएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो गई। अब ट्रेडिंग यहाँ पर जब शुरू हुई तो बट ऑब्वियस है जो बाहर की जो सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामिया, अलग अलग जो सिविलाइजेशन थी वो भी हम आगे देखेंगे, तो ये जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ भी ट्रेडिंग शुरू हो गई कि भैया हमारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तो चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से इवोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर का पार्ट। अगर हम एनिमल हस्बेंडरी देखें तो एनिमल हस्बेंडरी में हमें डोमेस्टिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो डोमेस्टिकेशन में हमें किस किस का डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, शीप का, गोट का, बफेलो का, ठीक है। और जो हॉर्सेस है उनका इस्तेमाल फर्मली स्टैब्लिश नहीं किया गया है, ये एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको सीधी एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो हॉर्सेस है क्या वो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए जाते थे? जी नहीं, हमें एविडेंसेस जो इतने ज्यादा नहीं मिले हैं। हंटिंग और फिशिंग जो है ये रेगुलर ऑक्यूपेशन इनका हमें देखने को मिलता है। मतलब आज भी हमने हंटिंग कहां से शुरू किया था, हंटिंग शुरू किया था हमने ओल्ड स्टोन एज से, याद आ रहा है ना,
पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आए हैं। तो हमें हंटिंग जो है वो पहले से ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हंटिंग और फिशिंग जो है ये भी इनके रेगुलर ऑक्यूपेशन में गिने जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हड़प्पन कल्चर जो है उसमें हॉर्सेस जो है हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, लेकिन जो रिमेन्स है इसके वो आज भी हमें गुजरात के पास जो सुरकोटाटा है वहां पर देखने को मिलते हैं रिमेन्स हॉर्सेस के। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर एविडेंसेस जो है कि बहुत ज्यादा हॉर्सेस जो है देखने को मिल रहे हैं, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अगर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। डॉग्स जो है वो लोगों के साथ ग्रेव में उनको भी करना, ये हमें डिस्कवर्ड देखने को मिलते हैं रोपर में। अगर आपने पहले भी देखा होगा जो बरियल सिस्टम है कहां से शुरू होती है, वो शुरू होती है मेसोलिथिक एज से, है ना। और फिर जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे हमने देखा है जो डॉग्स है उनको भी जो बरियल्स है उसमें हम पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि डॉग्स जो है पहले काय के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, पहले इस्तेमाल किए जाते थे शिकार करने के लिए। तो फिर अगर उनके मालिक की डेथ हो गई तो डॉग्स जो उनको भी बरी कर दिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें डॉग जो है मेन की ग्रेव के साथ डिस्कवर किए गए हैं रोपर में। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो रोपर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एट प्रेजेंट, अगर करंट सिनारियो में देखा जाए। यहाँ पर हड़प्पा साइड देखने को मिलती है, यहाँ पर लोथल जो है वो देखने को मिलता है, और यहीं पर गुजरात में हमें यहाँ पर सुरकोटाड़ा जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने देखा था ना अभी सुरकोटाड़ा, है ना, जहाँ पर जो रिमेन्स है हॉर्सेस के वो हमें देखने को मिले हैं गुजरात में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सुरकोटाड़ा, ठीक है। यहाँ पर लोथल है, लोथल भी काफी इंपॉर्टेंट साइट है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रायंगुलर शेप में हमें जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक लाइफ के सेकेंडरी एक्टिविटी पर जाते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी हमने एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री देख ली है। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक लाइफ सेकेंडरी एक्टिविटी पर जाते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें वो किया करते थे, जैसे कि पॉटरी हो गया, मेटल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। जब हम पॉटरी की बात करते हैं तो प्लेन और सिंपल पॉटरी भी हमें दिखाई देती थी, उसी के साथ साथ रेड और ब्लैक पेंटेड जो है वो भी हमें दिखाई देती थी। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ मेटल्स कौन सा इस्तेमाल होता था, आपको सभी को पता है मेटल एक्सटेंसिवली कौन सा इस्तेमाल होता था, तो ब्रॉन्ज जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। उसी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट जो है ये भी इस्तेमाल होते थे। सिल्वर का इस्तेमाल करने वाले हड़प्पन जैसे मैंने आपको बताया है पहले थे। उसी के साथ साथ गोल्ड जो है गोल्ड हम इंपोर्ट भी किया करते थे। अभी हम देखेंगे ट्रेडिंग में टर्शरी केस में कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो गोल्ड जो है वो हम इंपोर्ट मतलब यहाँ पर वो लेते थे और देते क्या थे, बट ऑब्वियसली यहाँ पर जो सरप्लस हो रहा है एग्रीकल्चर एक डोमिनेट था, तो एग्रीकल्चरल जो चीजें हैं वो वहां पर दिया करते थे दूसरी सिविलाइजेशन में, और जो मेसोपोटामिया है वहां से गोल्ड जो है वो भी हम लिया करते थे। तो इस तरीके से हमें ट्रेडिंग जो है वो देखने को मिलती थी। ऑर्नामेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर बीड्स मैन्युफैक्चर, कॉपर बैंगल्स हमें देखने को मिलते हैं, लिपस्टिक, ब्रेसलेट्स, ये सब भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से कितनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज भी हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन। जब हम देखते हैं सिल्स और टेराकोटा मॉडल जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बुलक कार्ट जो है इसका भी इस्तेमाल आज भी हम करते हैं, बुलक कार्ट का इस्तेमाल। शिप जो है उसका इस्तेमाल आज भी हम करते हैं, तब भी किया करते थे। अब यहाँ पर सिल्स जो है इसका इस्तेमाल मोस्टली ट्रेडिंग के लिए हुआ करता था। जो सिल्स है ये किसके बने हुए होते थे, सिल्स का इस्तेमाल क्यों होता था, वो आगे हम देखेंगे। उसी के साथ साथ बुलक कार्ट जो है ये मैन्युफैक्चर किए जाते थे, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्टिसंस अगर हम देखें तो इसमें गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्रिक मेकर हो गए, स्टोन कटर हो गए, वीवर्स हो गए, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ बोट बिल्डर जो है, बट ऑब्वियसली बोट का इस्तेमाल जब होता था तो बोट बनाने वाले भी कुछ लोग होंगे, तो वो भी देखने को मिलते हैं। वेट्स, आज भी हम वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वेट जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 16 हमें देखने को मिलते हैं, मतलब 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। स्केल जो है ये एलिफेंट टस्क मेड ऑफ उससे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमें मोहनजोदड़ो और लोथल में देखने को मिलता है। इससे हमें देखने को मिलता है कि भैया ट्रेडिंग होगी तभी तो यहाँ पर वजन जो है वो गिना जाएगा ना, है ना। ये भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से वेइंग मशीन है। फिर उसके बाद टर्शरी एक्टिविटी जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं सिल्स। सिल्स किससे बने हुए थे, स्टेटाइट। ये जो स्टेटाइट है ना ये सॉफ्ट स्टोन हम बोल सकते हैं। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है कि कई एग्जाम से पूछा गया है। रिसेंट टाइम्स में अगर देखें तो जो एमपीएससी एग्जाम है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पीएससी है, उसमें ये पूछा गया था कि जो सील्स है वो किसके बने हुए होते थे।
तो ये स्टेटाइट जो है उसके बने हुए होते थे, ठीक है। उसी के साथ टेराकोटा मॉडल जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, बुलक कार्ट्स, ऑक्सन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे, बोट्स, ये भी हमें देखने को मिलते हैं, शिप भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके के सील्स थे, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है ना, रेक्टेंगुलर बोलिए, स्क्वायर शेप बोलिए, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इंडस वैली के जो लोग हैं वो हॉर्सेस से अवेयर नहीं थे शायद, क्योंकि जो एविडेंसेस है वो हमें नहीं मिलते हैं हॉर्सेस के, एक्सेप्ट जो हमने देखा है सुरकोटाड़ा, ठीक है, जो फार वेस्ट में हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हॉर्सेस जो है उससे शायद अवेयर नहीं होगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता रहना चाहिए सबसे पहले हमें हॉर्सेस जो है उसके एविडेंसेस अगर देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हमें एविडेंसेस देखने को मिले, लेकिन जो अच्छे जो डोमिनेंट एविडेंसेस है वो हमें आर्यन इन्वेजन मतलब जो वैदिक पीरियड है उसमें देखने को मिलते हैं। फिर हरप्पन जो है वो व्हील्स का भी इस्तेमाल जानते थे, स्पोक्ड व्हील हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ सभी स्पीयर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, क्राफ्ट्स हो, ट्रेड हो, सभी स्पीयर में उन्होंने अपनी अच्छी जो ग्रोथ है वो दिखाई थी। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जो सील्स है जो मैंने आपको कहा, तो सील जो है उसका पर्पस यहाँ पर क्या रहता था, तो सील का पर्पस जो है ये था कि ओनरशिप जो है वो मार्क की जा सके कि हम यहाँ पर ओनर है, तो ये सील का मेन पर्पस रहता था। और जो ट्रेडिंग है वो कैसे पता चली है, क्योंकि काफी सारे जो यहाँ के इंडस वैली के सील्स थे वो हमें मेसोपोटामिया वहां पर भी देखने को मिले हैं, जो सिविलाइजेशन थी वहां पर भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर टर्शियरी एक्टिविटी अगर हम देखें, ट्रेड की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रेड की, तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब इंटरनल ट्रेड उसी के साथ फॉरेन ट्रेड जो है ये देखने को मिलता है। इंटरनल ट्रेड जो है काफी एक्सटेंसिवली किया जाता था, काफी ज्यादा किया जाता था, बट ऑब्वियस है कि सिविलाइजेशन जो है वहीं के वहीं पर ट्रेडिंग जो है काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आर्टिसंस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो भैया तुमने ये बनाया गया, ये हमको दे दो, इतना ग्रेन तुम ले लो, हमारे यहाँ पर ये उगता है तो तुम्हारे यहाँ पर वो उगता है तो ठीक है, इस तरीके से ले लो। तो जो ट्रेड था बेसिकली ट्रेड, हम इसे क्या कहते हैं, बार्टर टाइप का। बार्टर टाइप का मतलब क्या होता है, आज क्या होता है, आज अगर हम ट्रेड करें, आज अगर मैं आपको कुछ भी बेचूं तो क्या होगा, मैं उसके बदले में क्या मांगूंगा आपसे, पैसा मांगूंगा, रुपी मांगूंगा, है ना। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या हुआ करता है कि चीज के बदले में चीज ली जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ओनियंस है, मेरे पास अगर न समझ लीजिए टमाटर है, तो मैं आपको टमाटर दूंगा, उसके बदले में ओनियन लूंगा। ये क्या हो गया, ये हो गया बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास ओनियन है, मेरे पास टमाटर है, आपको तो टमाटर चाहिए लेकिन मुझे ओनियन नहीं चाहिए, तो फिर इसलिए मैं आपको टमाटर नहीं बेचूंगा, है ना। तो आपको उसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको ओनियन चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर हमें शॉर्टफॉल देखने को मिलता है, इसीलिए फिर इवॉल्व होते 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 आज हम पैसों के इसमें आए। तो ये हम इकोनॉमी के लेक्चर्स में देखेंगे किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें तो वहां पर मोस्टली हमें जो बार्टर टाइप का ट्रेड है वो देखने को मिलता था। इंटरनल ट्रेड में भी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो चीजें हैं वो देखने को मिलती थी, अलग अलग लोगों का टैलेंट था। फॉरेन ट्रेड अगर हम देखें तो वो भी हमें देखने को मिलता था, कुछ चीजें हम इंपोर्ट करते थे, कुछ चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीजें हम इंपोर्ट करते थे, सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कि गोल्ड हो गया, उसी के साथ साथ कॉपर हो गया, टीन हो गया, तो ये हम इंपोर्ट किया करते थे। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो हम यहाँ पर एक्सटेंसिवली बना रहे हैं, सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, तो वो चीज बट ऑब्वियस हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, पीस हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, ये हम एक्सपोर्ट किया करते थे। उसी के साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर आर्टिसंस भी काफी ज्यादा हो गए थे, तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे, कॉटन गुड्स हो गए, पोट्री हो गई, टेराकोटा प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी हम यहाँ पर सप्लाई किया करते थे, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड जो है ये मोस्टली मोस्टली किसके द्वारा किसके साथ कंडक्ट किया जाता था, तो मोस्टली अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। काफी सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं, कहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनके साथ, ये सिविलाइजेशन के साथ हम ट्रेड करते थे। काफी सारे सील्स जो है हमारे जो यहाँ के थे वो वहां पर पाए गए हैं। इसका मतलब है कि हाँ, ट्रेडिंग तो होता था, हम यहाँ पर सील्स जो है वो एक्सचेंज किया करते थे, है ना, ये हमें देखने को मिले हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो काफी एविडेंसेस है जो प्रूव करता है ट्रेड लिंक्स बिटवीन द पीपल ऑफ इंडस और उसी के साथ साथ सुरमेनियन हिस्टोरिक रीजन जो सदर्न मेसोपोटामिया का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो मैप के थ्रू बताई गई है। तो मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन थी, ऑलमोस्ट सारी सिविलाइजेशन जो थी वो हमें रिवर बैंक पर ही देखने को मिलती है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि रिवर बैंक पर जिंदगी बिताना आसान हो जाता है, पानी की समस्या नहीं होती है, लैंड जो है वो फर्टाइल होती है, उसी के काफी आपको जो चीजें हैं, पानी सबसे आवश्यक चीज है ना, इसीलिए रिवर बैंक जो उसके पास हमें देखने को मिलती है। जितनी भी सिविलाइजेशन हमें उस टाइम पर देखने को मिली है, तो उसमें हमें इजिप्टियन देखने को मिलती है जो कि नाइल पर थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली सिविलाइजेशन है इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कि नाइल पर थी।
उसी के साथ मेसोपोटामिया या फिर ये जो है ये टाइग्रिस पर हमें देखने को मिलती है, यूफ्रेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मेसोपोटामिया कहाँ पर थी, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स। उसी के साथ साथ चाइनीज जो थी यंगस्टे पे हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर, ठीक है, उस पर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है मैच द पेयर में कि कौन सी सिविलाइजेशन कौन से रिवर पर थी। तो नाइल, मेसोपोटामिया, चाइनीज ये दे दिया जाएगा। इधर आपको रिवर्स के नाम दे दिएंगे, नाइल, यूफ्रेट्स या फिर यंगस्टे, येलो रिवर, ऐसा दे दिया जाएगा, आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मेसोपोटामिया जो है उसमें हमें काफी सारे एविडेंसेस ऐसे देखने को मिले कि उनके साथ हमारा ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हिमालयन रीजन हमें देखने को मिलता है। इसलिए हो सकता है, ये तर्क हम लगा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं क्यों इनके साथ ज्यादा हमें देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जाना आसान होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन वही अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें हिमालय देखने को मिलता है, हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से जाना ये काफी मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर भी देखें तो हमें सी रोड जो है उसी से जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कंपैरेटिवली देखा जाए तो लैंड रूट से यहाँ तक पहुंचना काफी आसान है। तो इसलिए फ्रीक्वेंट ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ हमारा हुआ होगा, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए मेसोपोटामिया का और हमारा जो भी कल्चर था, मतलब इंडस वैली का जो भी कल्चर था, इसे कंपेयर करना काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कंपैरिजन दिया गया है, ये आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी सारे सोर्सेज, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे सोर्सेज से मैं आपके लिए ये चीज लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर मेसोपोटामिया है। सोसाइटी अगर हम देखें तो ये मैट्रियार्कियल, हमने देखा था मैट्रियार्कियल है। कैसे? इसके एविडेंसेस मिले हैं मदर गॉडेस, है ना, मदर गॉडेस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं मैट्रियार्कियल है, मतलब हमारे यहाँ पर जो एट प्रेजेंट पुरुष प्रधान देखने को मिलती है तो वहां पर मैट्रियार्कियल थी। अगर हम मेसोपोटामिया देखते हैं तो वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो मेन थे वो ज्यादा पावरफुल थे देन वुमेन। रिलीजन अगर हम देखें तो कोई भी स्पेशल प्लेस जो है वर्शिप का वो हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें रिलीजन था, ये हम बोल सकते हैं। मदर गॉडेस, उसी के साथ लिंग, उसी के साथ साथ जो वो हमें ये देखने को मिला है योगिक अवतार में जो देखने को मिले हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या है कि रिलीजन हमारे यहाँ पर था, ये देखने को मिला है। और अगर हम मेसोपोटामिया देखें तो वहां पर टेम्पल जो है वर्शिप के वो भी बिल्ड किए गए थे। हमारे यहाँ पर टेम्पल देखने को नहीं मिल रहे थे, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो नेचर है उसको ज्यादा वर्शिप जो है वो किया जाता था, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम एडमिन देखें तो थियोरी ऑफ किंगशिप जो है या फिर रूलर क्लास जो है ये प्रूव नहीं हो पाया है इंडस वैली के लिए। हम ये बोल तो रहे हैं, हमने जैसे देखा था कि इस तरीके से हमें जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर रूलर थे, यहाँ पर रिच मर्चेंट्स थे और यहाँ पर पुअर लेबरर्स थे। लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम मेसोपोटामिया देखें तो वो प्रीस्ट किंग जो है उनके द्वारा रूल किया जाता था, ये यहाँ पर हमें साबित होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब उन्हें डिवाइन जो है वो कंसिडर किया जाता, भगवान जो है वो कंसिडर किया जाता था, ठीक है। और ये जो है ये डिस्प्यूट सॉल्व करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसी के साथ आर्मी जो है, ये सारी चीजें हमें मेसोपोटामिया की जो रूल प्रीस्ट किंग है उसके हाथ में देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब लिगेसी की बात करते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीजें चल रही थी वो आज भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है, आज भी कंटिन्यूटी में देखने को मिलती है। कौन कौन से स्पीयर में? रिलीजियस स्पीयर में बोलिए, इकोनॉमिक स्पीयर में बोलिए, सोशल स्पीयर में बोलिए, एक एक स्पीयर में किस तरीके से कंटिन्यूटी में है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस स्पीयर में। उस टाइम पे जो रिलीजन था, आज भी हमें रिलीजन देखने को मिलता है। मदर गॉडेस, आज भी हम पूजा अर्चना जो है वो करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब लीगेसी जो है वो कंटिन्यूड है रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, बिलीफ सिस्टम में। आज भी हम भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं, उस टाइम पर भी वो विश्वास रखा करते थे। कहाँ से? तावीज जो है, तावीज हमें देखने को मिली है। उसी के साथ साथ ये तावीज नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे मैंने तावीज पहना हुआ है। यहाँ पर कंसेप्ट जो है ऑफ मदर गॉडेस ये भी फॉलो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शक्ति कल्ट, है ना। आज भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। माँ दुर्गा है ना, सरस्वती देवी है, बहुत सारी देवी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। बुल जो है आइडेंटिफाई किया जाता है नंदी, है ना। पशुपति वर्शिप एज शिवा, पशुपति जो हमें सील देखने को मिली थी, शिवा योगिक इसमें हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एनिमल जो है डेकोरेट करना, ट्रीज को वर्शिप करना, स्टोन्स को वर्शिप करना, ये आज भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है ना। मतलब सोचिए इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी पूरी सिविलाइजेशन आज भी जो फॉलो करते थे आज भी हो रहा है। मतलब सोचिए कितना एडवांस था वो। फिर उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक स्फीयर की जब हम बात करते हैं
तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड आज भी देखने को मिलता है, जो उस टाइम पर इंटरनेशनल ट्रेड था। उसी के साथ साथ शिप बिल्डिंग का प्रैक्टिस करना, उसी के साथ साथ फिशिंग कम्युनिटी जो है उनके द्वारा शिप के थ्रू फिशिंग करना, ये आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी हमारे यहाँ पर जो फिशरमैन है वो शिप के थ्रू यहाँ पर करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे इरिगेशन जो है वो उस टाइम पर प्रैक्टिस होता था, आज भी इरिगेशन प्रैक्टिस होता है। आज तो देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर इंडिया में अगर देखा जाए इरिगेशन फैसिलिटी कम है ना। इरिगेशन उस टाइम पर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता था। अगर बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ये भी बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन रूपी बन गया, तो ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, 16 आने, है ना। तो इस तरीके से आप देखो कितनी सारी लीगेसी है जो तब से अब तक चलती आ रही है। जब हम सोशल स्फीयर की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आज भी जो उस टाइम पर मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, लेकिन आज पुरुष प्रधान है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे राज्य है जैसे केरला हो गया, मेघालय हो गया, जहां पर मैट्रियार्कियल सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। टाउन प्लानिंग उसका यूनिक एस्पेक्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आज भी हमें वो देखने को मिलता है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कि टाउन प्लानिंग हमें करना पड़ेगा, टाउन प्लानिंग कैसे करना है, ये सब कुछ। जो हाउसेस है वो ब्रिक्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा था, आज भी वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर आज हम देखें तो जो फूड है आज भी हम वेज नॉन वेज दोनों तरीके से खाते हैं, उस टाइम पर भी खाया करते थे। हॉबीज जो है आज भी लोगों की हॉबीज डांसिंग, रेसिंग, बोटिंग, ये सब देखने को मिलती है। उस टाइम पर भी वो सारी जो हॉबीज है वो हमें देखने को मिलती थी। डेकोरेटिव प्रैक्टिसेस, बैंगल्स हो गए, इयरिंग, लिपस्टिक, आज भी हमें देखने को मिलती है, उस टाइम पर भी देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी लीगेसी आज भी कंटिन्यूटी में हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर हम 4 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन जो है वो देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, प्री हरप्पन, अर्ली हरप्पन, मैच्योर हरप्पन, लेट हरप्पन। काफी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि सीधा आपको पूछा जा सकता है कि मैच्योर हरप्पन में क्या क्या हमें देखने को मिलता था, लेट हरप्पन में क्या क्या था, अर्ली हरप्पन में क्या क्या था, प्री हरप्पन में क्या क्या था, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अर्ली स्टेज में अगर देखा जाए, जैसे कि ओल्ड स्टोन एज में हमने देखा था, अर्ली टाइम्स में नॉमेडिक लोग हमें देखने को मिलते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह सेटल नहीं होना। तो प्री हरप्पन अगर हम देखें तो वो भी हमें आज भी, ये भी लीगेसी अगर देखा जाए आज भी शुरू है। आज भी काफी सारे ट्राइबल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं, वो भी नॉमेडिक हमें देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ से वहां जाते रहते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें आज भी कंटिन्यूटी में है। प्री हरप्पन अगर हम देखें तो नॉमेडिक जो है वो हमें देखने को मिलते थे, मतलब एक जगह नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। उसी के साथ साथ जो सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ है वो फिर रहना उन्होंने शुरू किया कि भाई एग्रीकल्चर हम करते हैं, वहीं पर सेटल हो जाते हैं। उसी के साथ मेहरगढ़ जो है वहां पर एक्सकेवेशन में हमें अर्बन सिविक सेटलमेंट जो है वो देखने को मिले हैं प्री हरप्पन में। फिर हम आते हैं अर्ली हरप्पन पर, जहां पर अब लोग सेटल होकर बड़े विलेजेस में तब्दील हो चुके थे। तो अब यहाँ पर अब लार्ज विलेजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो टाउन्स है, क्योंकि बट ऑब्वियस है विलेजेस से टाउन्स की तरफ डेवलप होना, क्योंकि ब्रिक्स जो है उससे हाउसेस बना रहे थे, सीटाडेल बन रहे थे, लोग अमीर हो रहे थे, ट्रेडिंग हो रही थी। तो इसलिए क्या हुआ, ग्रेजुअल टाउन्स का ग्रोथ हमें देखने को मिला। रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांजिशन हमें देखने को मिला, क्योंकि अब लोग अमीर हो रहे थे। तो यहाँ पर जो घर है अच्छी तरीके से बनना शुरू किया था। साइट जो है हमें अमरी, कोट दुई ये देखने को मिलती है। फिर आते हैं मैच्योर हरप्पन पर, जहां पर ग्रेट सिटीज जो है वो इमर्ज हो गई। एलोबरेट टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिली, मतलब अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पर रूलिंग क्लास जो है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया था कि हाँ इसी तरीके से हम टाउन प्लानिंग करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए, बाथिंग घाट्स रहना चाहिए, अर्बन सेटलमेंट्स हो रही थी। साइट अगर हम देखें तो हमें कालीबंगन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कालीबंगन, ठीक है। यहाँ पर है हरप्पन, ये भी मेन साइट है। यहाँ पर रोपर अगर आप देखोगे ये भी मेन साइट है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो बहुत मेन साइट है। उसी के साथ यहाँ पर लोथल अगर आप देखोगे ये भी मेन साइट है। यहाँ पर कालीबंगन है ना। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ लेट हरप्पन अगर हम देखें तो डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। लोथल जो है एक ट्रेडिंग पोर्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हो लोथल जो है वो एक ट्रेडिंग पोर्ट था, वहां से ट्रेडिंग किया करते थे, ठीक है। तो ये जो है ये डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है लेट हरप्पन्स में। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन की, कि डिक्लाइन कैसे हुआ। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जिनको हर चीज का नॉलेज था, जो हम आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों डिक्लाइन हो गई, क्या कारण था डिक्लाइन होने के पीछे। तो डिक्लाइन होने के पीछे बहुत सारी जो रीजंस है वो दिए जाते हैं और अलग अलग थियोरीज दी जाती है। तो इसमें से आप रीजन दे सकते हो। सबसे पहले तो बात की जाती है कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, मतलब कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई थी, तो इसलिए एग्रीकल्चर जो उनका प्रीडोमिनेंट था वो खत्म होते गया, खत्म होते गया, खत्म होते गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। दूसरा बोला जाता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक और रिवर का ड्राई अप होना। जो सरस्वती रिवर है, हमने स्टार्टिंग में देखा था लास्ट लेक्चर में, सरस्वती रिवर,
वो ड्राई अप हो गई थी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, टेक्टोनिक शिफ्टिंग की वजह से। जो अर्थक्वेक है वो हमें देखने को मिला, तो अर्थक्वेक की वजह से सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई, ऐसा बोला जाता है। फिर नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब जो फ्लड्स है वो बार बार आ रहे थे, बार बार फ्लडिंग हो रही थी, उसकी वजह से सभ्यता जो है नष्ट हो गई, ऐसा बोला जाता है। फिर बोला जाता है आर्यन इन्वेजन, जो आर्यन इन्वेजन है वो होने की वजह से, जो उनके पास वेपन्स है वो स्ट्रांग रहने की वजह से, जो हॉर्सेस है वो रहने की वजह से यहाँ पर उन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको नष्ट कर दिया, ऐसा बोला जाता है। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब जो रिसोर्सेस है उसका ओवर यूटिलाइजेशन इंडस वैली के लोगों ने कर दिया, जिसकी वजह से अब रिसोर्सेज जो है उसकी कमी होने की वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। फिर आता है रेनफॉल पैटर्न में चेंज होने की वजह से, मतलब यहाँ पर जो फ्लडिंग है वो काफी ज्यादा हो गई, उसी के साथ कई ऐसी जगहों पर दुष्काल पड़ गया, तो ये सब चीजों की वजह से डिक्लाइन जो है वो हुआ है, ऐसा बोला जाता है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी थियोरी यहाँ पर सही साबित हो रही है, कौन सी थियोरी गलत हो रही है, अलग अलग थियोरीज के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, और उसी के साथ साथ कौन सी सटीक थियोरी बैठ सकती है, वो अब जानने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारी थियोरीज जो है वो इवॉल्व हुई है। तो पहली थियोरी जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो डिक्लाइन, कंट्रोवर्सी ओवर आर्यन इन्वेजन। तो काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो जो बोल रहे हैं कि आर्यन इन्वेजन जो है वो होने की वजह से, आर्यंस लोग जो आए थे उनका इन्वेजन होने की वजह से हमारे यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो गई। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसके सपोर्टिंग एविडेंसेस भी है और नेगेटिव एविडेंसेस भी है। सपोर्टिंग एविडेंसेस अगर हम देखें तो बहुत सारे डेड बॉडीज जो है वो ग्रेट बाथ में फाउंड किए गए हैं, जो कि सजेस्ट करता है कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस के बीच में वॉर हुआ होगा। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग हमें थियोरी देखने को मिलती है। लेकिन इसके विपरीत हमें यह भी देखने को मिलता है कि आर्यन इन्वेजन जब हुआ और इंडस वैली के लोग जो नष्ट हुए, तो इनके बीच में गैप हमें देखने को मिलता है 250 साल का, 250 साल का गैप हमें देखने को मिलता है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गई, उसके बाद आर्यंस आए, इसके बीच में 250 साल का गैप है। तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये इन्वेजन कर रहे हैं, अगर ये लोग यहाँ पर आके आक्रमण कर रहे हैं, तो तभी के तभी उनका यहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए ना, नहीं तो इन्होंने मार के चले गए फिर 250 साल के बाद आया, ऐसा होगा क्या? नहीं। और कोई भी वेपन्स का, मास बरियल का हमें एविडेंसेस नहीं देखने को मिले, तो इसलिए ये जो थियोरी है पूरी तरीके से सही होगी ऐसा बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हड़प्पन आर्यंस हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ जो फ्लड थियोरी है, फ्लड थियोरी की जब हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि जो फ्लड है वो बहुत ज्यादा आया है, इसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। तो इसके सपोर्टिंग में हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो जो है वहां पर फ्लडिंग जो है काफी बार हुई है, मोहनजोदड़ो में 7 बार, उसी के साथ चुनाद्रो वहां पर हमें 3 बार देखने को मिलती है। तो इस तरीके से फ्लडिंग जो है वो हुई है, इसके सपोर्टिंग में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम अगेंस्ट में देखें तो ये थियोरी जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको फ्लड कंट्रोलिंग का भी नॉलेज था। ध्यान दीजिएगा, जब इरिगेशन का है तो फ्लड कंट्रोलिंग का नहीं होगा क्या? फ्लड कंट्रोलिंग का भी नॉलेज था। उसी के साथ साथ जो फ्लडिंग है वो पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर देना, ये कहाँ का न्याय है? मतलब सिविलाइजेशन इतने, मतलब ऐसा नहीं है ना सिविलाइजेशन यहीं पे थी सिर्फ कि यहाँ पर फ्लड आ गया, डूब गई, खत्म हो गई। सिविलाइजेशन बहुत वाइड इस पर स्प्रेड थी, तो इसीलिए फ्लडिंग जो है, एक जगह फ्लडिंग आए तो पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये भी जो थियोरी है ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है अर्थक्वेक थियोरी। अब ये बोला जाता है कि अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। तो इसके सपोर्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। अगर आप एट प्रेजेंट देखोगे तो जो हिमालयन रीजन है, दिल्ली का रीजन है ना, और उसी के साथ साथ जो गुजरात के आसपास का रीजन है वो आता है, जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है। लेकिन इसके विपरीत जो थियोरी जाती है वो बोलती है कि अर्थक्वेक जो है पूरे सिविलाइजेशन को नष्ट कर देना एट द सेम टाइम, ये यहाँ पर सही नहीं है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फाउंड किए गए हैं जो कि अभी तक इंटैक्ट है। तो अगर वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो फिर अर्थक्वेक की वजह से तो नष्ट होना चाहिए था, अर्थक्वेक की वजह से तो पूरे गिर जाने चाहिए थे। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से पूरी सिविलाइजेशन जो है वो नष्ट नहीं हुई है। तो इसलिए ये भी थियोरी जो है पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठती है। फिर उसके बाद हम आते हैं जो कंट्रोवर्सी है इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। मतलब क्या है कि इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस हुए थे और इसी तरीके से ग्रेजुअली डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थियोरी हमें देखने को मिलती है। इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थियोरी है। इसमें बोला गया है कि रेनफॉल जो है वो यहाँ पर कम हो गया था। रेनफॉल कम होने की वजह से क्या हुआ कि जो पानी चाहिए था क्रॉप्स को वो नहीं मिल पा रहा था, मतलब जो सस्टेनेबिलिटी थी एग्रीकल्चर पर वो खत्म होती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी।
उसी के साथ साथ जो रिवर सरस्वती है वो यहाँ पर विलुप्त हो गई थी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वो विलुप्त हो गई थी। ठीक है, उसने अपना वाटर शॉर्टेज जो है वो दिखा दिया, तो वाटर शॉर्टेज लोगों को देखने को मिला। उसी के साथ साथ थार डेजर्ट जो है वो एक्सपांड होते गया, क्योंकि पानी रेनफॉल नहीं आ रहा है। तो जो थार डेजर्ट है अभी जो हमें जो राजस्थान वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है थार डेजर्ट इंडिया का, तो थार डेजर्ट जो है वो एक्सपांड होते गया, जिसकी वजह से सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज होती गई, इसलिए सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं थी। और इसी वजह से ये बोला जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इकोनॉमिक जो क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसी हो गई अचानक से पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसा नहीं हुआ, ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी, ऐसा ये माना जाता है। तो इसलिए अगर आपको पूछा जाए इसके बारे में, क्योंकि मेंस में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, तो इसलिए आपको ये सारी जो थियरीज है ये लिखनी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आया होगा, रिवाइज भी जरूर किया कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।